गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के 80 ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो सबसे कम लाल झुकता है और सबसे अधिक बैंगनी झुकता है। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम लाल, और ये झुकता है सबसे अधिक झुकता है बैंगनी। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी लाल। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, अतः हमारा सही जवाब होने वाला है बी यानी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस परिघटना के कारण? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी यानी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो सी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है हमारा गैल्वेनोमीटर, यानी ए हमारा सही जवाब जाने वाला है गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन जो है फ्लेमिंग साहब ने किया था, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है। एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, अतः ए सही जवाब जाने वाला है वोल्ट। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, अतः ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये हमारा सही जवाब होने वाला है ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, तो ये हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा, अतः बी हमारा सही जवाब। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और पीला, ये तीनों होता है, अतः डी हमारा सही जवाब जाने वाला है लाल, नीला और पीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस, यानी डी हमारा सही जवाब जाने वाला है आइरिस। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है, 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है 746 वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है कूलाम।
अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी डी हमारा सही जवाब जाने वाला है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है आवेश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, वाट के बराबर होता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, अतः 24 का हमारा आंसर जाएगा ए, यानी एम्पियर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है CO2। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ये हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो निम्नलिखित में तांबा यानी कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है कॉपर Cu। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी डी हमारा सही जवाब जाने वाला है CaOH2। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलयन का pH मान होगा। तो क्षारीय विलयन जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है 10। अगला प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है 3। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी C6H12O6। अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन होते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है साबुन। अगला प्रश्न है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील या क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है घटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, अतः बी हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है उपधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। क्लोरीन कार्बन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और क्या कहते हैं क्लोरीन भी है, और सोडियम हमारा विद्युत धनात्मक तत्व है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है सोडियम। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, अतः भी हमारा सही जवाब जाने वाला है उत्तराखंड। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, अतः भी हमारा सही जवाब जाने वाला है सोडियम। अगला प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी यानी हमारा सही जवाब जाने वाला डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तब भी हमारा सही जवाब जाने वाला है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि Cu कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। चूंकि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हुआ है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो चारों समीकरण को हम लोग देखेंगे तो पहले समीकरण में हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है,
और क्लोरीन भी 2 है और इसमें भी क्लोरीन 2 है। पहला समीकरण संतुलित है। दूसरा में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या जो अभिकारक में है उस साइड 6 है और प्रतिफल की तरफ 2 2 4 5 है, अतः बी समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिस्टेक से प्रिंट हो गया HNO3 होगा, HNO3। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल जो है वो ये एसिटिक अम्ल यानी इथेनोइक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी यानी एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट तांबा का अयस्क है यानी कॉपर का अयस्क है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मीथेनोइक अम्ल, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है मीथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी, यानी इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अगला प्रश्न है एल्काइन कौन है, एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन, यानी जो CnH2n-2 सूत्र का पालन करता हो वो होता है एल्काइन, तो एल्काइन का सूत्र होगा C2H2, तो हमारा ए सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 यानी बी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। अगला प्रश्न है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, एसिटिलीन माने इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, तो कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होती है, अतः डी हमारा सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं, अतः ए हमारा सही जवाब जाने वाला है उत्पादक। अगला प्रश्न है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानव वृक्क उत्सर्जन का हिस्सा है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है सी उत्सर्जन। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो पौधों में जाइलम जो है वो जल खनिज लवण के परिवहन के लिए जिम्मेवार है, अतः ये हमारा जाने वाला है सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है फलों को पकने में निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन यानी एसिटिलीन द्वारा फलों का पकना नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है केचुआ। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण नर मनुष्य के वृषण में होता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है टेस्टिस यानी वृषण। अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला सी यानी अंडाशय। अगला प्रश्न है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, अतः डी हमारा सही जवाब जाने वाला है परागकण। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है ईस्ट। अगला प्रश्न है स्वपोषण के लिए होता है, स्वपोषण होता है, स्वपोषण किस में होता है, तो स्वपोषण केवल और केवल हरे पौधे में होता है, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है हरे पौधों में। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जंतुओं में किसका पाचन नहीं कर पाता है, तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए एक विशेष रचना रुमेन की जरूरत होती है, जो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जंतुओं के आहार नाल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है उत्तक। अगला प्रश्न है ग्वाइटर या घेगा पनपता है, ग्वाइटर या घेगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, अतः बी हमारा सही जवाब जाने वाला है आयोडीन की कमी से।
अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस पादप उत्तक के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होती है, तो हमारा सही जवाब जाने वाला ए यानी मुकुलन। अगला प्रश्न है जनन संचारित रोग है, तो सिफिलिस भी जनन संचारित रोग है, एड्स भी जनन संचारित रोग है और गोनोरिया भी जनन संचारित रोग है, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है पुष्प का सबसे भारी भाग है, तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें से सबसे भारी भाग होता है बाह्यदल पुंज, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। अगला प्रश्न है एक संकर संकरण के फलस्वरूप पौधों का लक्षण प्ररूपी अनुपात होता है, तो मेंडल ने जो एक संकर संकरण किया था उसमें उन्हें 3 पौधा लंबा और 1 पौधा नाटा प्राप्त हुआ था, अतः हमारा सही जवाब जाने वाला है बी यानी 3:3:1। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन हमारा है जिबरेलिन, यानी ये हमारा सही जवाब जाने वाला है जिबरेलिन। अगला प्रश्न है हार्मोन का स्रवण होता है, तो हार्मोन का स्रवण जो होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, अतः सी हमारा सही जवाब जाने वाला है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। अगला प्रश्न है एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन नर हार्मोन है, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है नर हार्मोन। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है डार्विन साहब, अतः ये हमारा सही जवाब जाने वाला है।